शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की पीआईबी के साथ में। पीआईबी की पहली न्यूज़ आई है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट से संबंधित। ठीक है, आकांक्षी जिले योजना जिसको बोला जाता है, भारत सरकार की तरफ से 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। पूरे देश में 117 जिले एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए चुने गए थे। इन्हीं में से जिला मोगा भी उस टाइम में शामिल किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत 5 क्षेत्रों की तरफ गवर्नमेंट विशेष ध्यान देती है, जैसे कि हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसके साथ में हैवी डेवलपमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोग्राम का उद्देश्य चुनिंदा ज़िलों को चेंज करना है, उनकी लाइफ स्टाइल में सुधार लाना है। इसमें बताया जाता है कि जो 5 सेक्टर हैं, इनसे संबंधित इंडिकेटर के अनुसार किए गए काम का डेटा हर महीने ऑनलाइन वेबसाइट पर अपडेट किया जाता है, जिसकी उनकी तरफ से समय समय पर समीक्षा की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। 2 सालों की सख्त मेहनत के बाद बताया जा रहा है कि मोगा ज़िला अलग अलग विभागों की तरफ से बढ़िया प्रदर्शन करा था। जिला मोगा ने कुल 117 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में से जुलाई 2020 का ये आंकड़ा बताया गया है कि रैंकिंग में 5वां स्थान हासिल करा था। फॉरेन वाले पेज में चलते हैं द हिंदू की और पहली खबर देख लेते हैं। हीट वेव के चलते चलते भारत को किस प्रकार का नुकसान झेलना पड़ रहा है, आम लोग किस प्रकार से इससे प्रभावित हुए हैं। 5 मिलियन लोगों ने फेस किया है पावर कट का हीट वेव के चलते चलते। 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने साउथ वेस्ट चाइना ने फेस किया है पावर कट वेडनेसडे एज ए हीट वेव क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई क्रंच। इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो बाधित हुई थी हीट वेव के चलते चलते। इसी के कारण जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो गई थी, उनके काम ठप पड़ गए थे। टेम्परेचर की यदि हम बात करें पूरे सिचुआन प्रोविंस की, ये पास कर गया था 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हाल के दिनों में, काजिंग डिमांड फॉर एयर कंडीशनिंग टू स्पाइक। इसी के चलते चलते लोगों ने एसी चलाना ज़्यादा कर दिया, एसी की डिमांड बढ़ गई। ये वाला रीजन रिलाई करता है, डिपेंड है हैविली ऑन डैम्स। ठीक है, डैम के माध्यम से ही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। बट द हीट हैज़ कॉज रिजर्वायर टू ड्राई अप। लेकिन गर्मी के चलते चलते ये जो रिजर्वायर है, डैम बनाए गए हैं, वो सूखने लगे हैं, एक्सरबेटिंग द एनर्जी शॉर्टेज। और एनर्जी शॉर्टेज फिर बदतर हो गई है। एक्सरबेटिंग मतलब बदतर हो जाना कंडीशन। एक लोकल पावर कंपनी का कहना है, डजाऊ एक सिटी है जहां 5.5 मिलियन लोग रहते हैं, वुड रिसीव ओनली इंटरमिटेंट सप्लाई ऑन वेडनेसडे। मतलब कि रुक रुक कर इनको बिजली की सप्लाई दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द पेपर। रेसिडेंट्स वुड बी हिट विथ आउटेज लास्टिंग अप टू 3 आवर्स। 3 घंटे तक प्रभावित हो सकती है। इसके साथ साथ में जो बिजली की कटौती की गई है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, ऐसा कहना है इस शहर के इलेक्ट्रिक पावर ग्रुप का। फॉरेन वाले पेज से ही हम देखने वाले हैं सऊदी अरबिया के मैप को, क्योंकि न्यूज़ में नई कंट्री आई है सऊदी अरबिया। ठीक है, सऊदी अरबिया आता है एशिया में कौन कौन से देशों के साथ में ये घिरा हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। सऊदी अरबिया की आप नीचे की तरफ आओगे तो अरब सागर पड़ता है। ठीक है, पर्सिया की खाड़ी इसकी पूर्व की तरफ में पड़ती है, देख रहे हैं यहाँ पर आप, पर्सिया की खाड़ी है। गल्फ ऑफ ओमान ये इससे थोड़ी दूर हो जाती, ओमान से लगा हुआ एरिया है। कौन कौन से देशों के साथ में ये अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है, इसको हम सबसे पहले देखते हैं। हम चलते हैं साउथ की तरफ। साउथ में ये कलर आप देख रहे हैं, ये वाला देश हो गया आपका यमन। इसके बाद साउथ से आप पूरब की तरफ बढ़िए तो फिर पड़ जाएगा आपका ओमान। ओमान के बाद पड़ जाती है यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, ये यूनाइटेड अरब अमीरात है। इसके ऊपर में आप चले गए तो पर्सिया की खाड़ी पड़ गई। ठीक है, ये कतर देश है। इसके ऊपर में आप जा रहे हो, कुवैत पड़ा। कुवैत के ऊपर पड़ गया इराक। इराक के बाद जॉर्डन के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। पश्चिम की तरफ यदि हम जाएंगे तो लाल सागर के साथ अपनी बाउंड्री को ये शेयर कर रहा है। काफ़ी लंबी इसकी ये सीमा रेखा है।
न्यूज़ की तरफ चलते हैं, न्यूज़ को देख लेते हैं। न्यूज़ में बताया गया है सऊदी अरबिया की एक महिला है जिसको 34 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। सऊदी अरब की कोर्ट ने सेंटेंस कर दिया है, जेल की सज़ा सुनाई है एक महिला को 34 साल के लिए। क्यों? क्योंकि उसने ट्विटर एक्टिविटी की थी अकॉर्डिंग टू कोर्ट डॉक्यूमेंट सीन बाय AFP ऑन वेडनेसडे। ठीक है, ट्विटर एक्टिविटी के चलते चलते उसको 34 साल की सज़ा सुनाई गई है। ये जो सज़ा इशू की गई थी सलमा अल साहिब के अगेंस्ट में, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एड प्रोवाइड किया था डिसिडेंट्स। डिसिडेंट का मतलब होता है असंतुष्ट, जो गवर्नमेंट से खुश नहीं हैं, उनको आपने सहायता प्रोवाइड करे थे सीकिंग टू डिसरप्ट पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, जो कि पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट करने के चक्कर में थे यूनाइटेड किंगडम में। वाज हैंडेड डाउन बाय द सऊदी अपीलेट कोर्ट ऑन 9 अगस्त की ये खबर है। बताया जा रहा है MS साहिब PhD कैंडिडेट हैं, कहाँ? ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में, एंड ए मदर ऑफ 2, 2 बच्चों की माँ हैं। वाज आल्सो बैंड फ्रॉम ट्रैवलिंग अब्रॉड फॉर ए फर्दर 34 ईयर्स। 34 साल के लिए उनको बैन भी कर दिया गया है कि आप इस दौरान कहीं ट्रैवल नहीं कर पाएंगे एज ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये जो साहिब, ये महिला है ना, ये फ्रिक्वेंटली ट्वीट करती थी अबाउट वुमेन्स राइट्स। ठीक, महिलाओं के अधिकारों के बारे में ट्वीट करते रहती थी इन द कंजर्वेटिव सुन्नी मुस्लिम कंट्री, और ये कंजर्वेटिव सुन्नी कंट्री मानी जाती है। द सेंटेंस कम्स एमिड ए क्रैकडाउन ऑन राइट्स एक्टिविटी इन द ऑयल रिच गल्फ स्टेट, मैनी ऑफ whom हैव बीन स्लैप्ड विथ जेल सेंटेंस एंड ट्रैवल बैन्स। अब यहाँ आप ये देख रहे हो कि महिलाओं के ऊपर कई सारे प्रतिबंध इस देश के द्वारा लगाए गए हैं। फॉरेन वाले पेज से ही एक न्यूज़ आई है जो कि इजराइल और टर्की के रिलेशन को बताती है। ठीक है, बताया जा रहा है इजराइल और टर्की ने रिस्टोर कर लिया है अपने फुल रिलेशनशिप को। इजराइल और तुर्की इन्होंने डिसाइड किया है कि हम फिर से वापस अपने संबंधों को पूरी तरह से डिप्लोमेटिक टाइज के रूप में स्थापित करेंगे एंड विल रिटर्न एम्बेसडर टू ईच अदर्स कंट्रीज, और एक दूसरे के देशों में अपने अपने राजदूत हम भेजने वाले हैं, ऐसा कहना है इजरायली प्राइम मिनिस्टर येर लैपिड्स के ऑफिस का वेडनेसडे के दिन। हम क्या करना चाहते हैं? रिलेशन को अपग्रेड करना चाहते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे कंट्रीब्यूशन मिलेगा डीपनिंग टाइज। हमारी जो टाई है, हमारे जो संबंध है वो और भी ज़्यादा गहरे होंगे यहाँ के पीपुल वहाँ के पीपुल के बीच में। इसके साथ साथ में हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक कंडीशन है, व्यापार है, उद्योग है, ये इसका विस्तार होगा, ट्रेड का विस्तार होगा। इसके साथ साथ में जो कल्चरल टाइज हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान है, वो भी बहुत मजबूत होने वाला है। रीजनल स्टेबिलिटी भी हाँ हमारे यहाँ पर आने वाली है, ऐसा कहना है टर्किश प्रेसिडेंट और इजराइल के प्रेसिडेंट का, तैयब अर्दोगन का। हाल ही में एक घटना घटित हुई थी 2018 में। ठीक है, दोनों कंट्री ने अपने अपने यहाँ के जो राजदूत थे उनको एक्सपेल कर दिया था, बाहर निकाल दिया था 2018 में। एक घटना घटित हुई थी जिस पैलेस्टाइन में 60 लोग मारे गए थे इजरायली फोर्स के द्वारा ड्यूरिंग प्रोटेस्ट ऑन द गाजा बॉर्डर अगेंस्ट द ओपनिंग ऑफ US एम्बेसी इन जेरूसलेम। अमेरिका एम्बेसी खोल रहा था जेरूसलेम में, इसका लोग विरोध कर रहे थे। इसी के चलते चलते वहाँ 60 पैलेस्टाइनियंस की डेथ हो गई थी, उनको मार दिया गया था। विजिट जो हम देख रहे हैं टर्की की इजरायली प्रेसिडेंट इस्साक हेरोजोग मार्च के महीना में, इसने भी काफ़ी हेल्प किया था कि जो रिलेशन है ना वो काफ़ी गर्मा गर्मी इनमें बनी रहे। द मूव विच कम्स एज इजराइल हैज़ सॉट टू इम्प्रूव टाइज विथ रीजनल पावर्स। अब इजराइल ने जो क्षेत्रीय पावर हैं उनके साथ में अपने संबंध मजबूत करने चालू कर दिए हैं। एंड वाज एग्री 2 years आफ्टर द सो कॉल्ड अब्राहम एक्कॉर्ड विच सा रिलेशंस नॉर्मलाइज बिटवीन इजराइल एंड 4 अरब कंट्रीज़। अब्राहम अक्राट की तरफ उसने बढ़ना चालू कर दिया है, जो कहता है कि इजराइल अपने टाइज़ को नॉर्मल करेगा 4 अरब कंट्रीज़ के साथ में। अगली न्यूज़ आई है क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत। ये न्यूज़ हम देख रहे हैं बिजनेस वाले पेज से। क्रेडिट गारंटी स्कीम, प्राइम मिनिस्टर क्रेडिट गारंटी स्कीम
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के संयुक्त तत्वाधान में इसको शुरू किया गया एक ट्रस्ट है। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस इस स्कीम का पूरा नाम रखा गया। ये ट्रस्ट कारोबारियों और छात्रों को दिए जाने वाला बिजनेस लोन की गारंटी लेता है। कारोबार चलाने के लिए ज़्यादा धन की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यक धन जब इकट्ठा नहीं हो पाता है तो कारोबारी बिजनेस लोन या फिर किसी अन्य लोन का इंतजाम करने के बारे में विचार करते हैं। बिजनेस लोन के बारे में विचार करना और बिजनेस लोन की धनराशि बैंक खाते में क्रेडिट होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। जब कारोबारी बिजनेस लोन के बारे में विचार करते हैं और लोन के लिए अप्लाई करने की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। कारोबारियों को लोन प्राप्त करने की दिशा में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखना। ठीक है, मतलब जहां से वो लोन लेना चाह रहा है वहां से लोन की रकम के बदले प्रॉपर्टी को आप गिरवी रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे उन कारोबारियों को प्रॉब्लम फेस होगी जिनके पास पर्याप्त प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसे में इसी तरह सभी कारोबारियों को बिजनेस लोन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, इसके साथ साथ में सिडबी ने क्रेडिट गारंटी स्कीम नामक एक ट्रस्ट चालू करा था। ठीक है, ताकि लोगों को आसानी से लोन मिल जाए, उनको कोई चीज़ गिरवी ना रखनी पड़े। अब उस प्रॉपर्टी के बदले में गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, एक स्कीम लेके आई है। उसने इस स्कीम के तहत एक फंड बनाई है। केंद्र सरकार व्यापारियों की इस प्रमुख समस्या को जड़ से उखाड़ना चाहती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्रेडिट गारंटी फंड योजना चालू करी गई थी। ये योजना सिडबी द्वारा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना कहलाती है। क्रेडिट गारंटी फंड का मुख्य लक्ष्य है सूक्ष्म लघु और मध्यम कारोबारियों को बिना कुछ गिरवी रखे बिजनेस लोन अवेलेबल कराना। सबसे खास बात यह है, इसमें पुराने कारोबार के साथ ही साथ नए बिजनेस को भी लोन प्राप्त करने में गारंटी दी जाती है। ठीक है, क्रेडिट गारंटी स्कीम केंद्र सरकार द्वारा 30 अगस्त 2000 को शुरू की गई थी। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के कॉर्पस को फंड को कम से कम 4:1 के अनुपात में भारत सरकार और सिडबी इतना पैसे को वहन करती है। न्यूज़ की तरफ चलते हैं और न्यूज़ में देख लेते हैं। इसमें बताया गया है क्रेडिट गारंटी स्कीम को एक्सपांड कर दिया गया है। कहाँ पर? हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एंड इससे रिलेटेड जितने भी सेक्टर हैं उस तरफ में। ठीक है, सेवा सेक्टर जिसको कहा जाता है। लोन कवर ऑफ 50,000 करोड़ फॉर सस्टेनेंस रिकवरी ऑफ फर्म डेंटेड बाय द कोविड-19। बताया जा रहा है लोन तो दिया गया था लेकिन उसको पूरी तरह से रिकवर नहीं किया गया है। इसका एक रीज़न है कोविड-19। यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे के दिन अप्रूव किया है इन्हेंसमेंट ऑफ 50,000 करोड़ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को। शॉर्टकट में ECLGS कहा जाता है। इसके तहत उन्होंने इसकी जो लिमिट रखी गई थी 5 लाख करोड़ रुपए की, उस लिमिट को बढ़ा दिया है। with the additional amount said to be deployed for enterprises in the hospitality and related sector that were hit hard by the COVID-19 pandemic। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और इससे संबंधित जितने भी सेक्टर हैं, इन सेक्टर में गवर्नमेंट ने इस स्कीम को एक्सपेंड कर दिया है, विस्तार कर दिया है। पहले 2 क्षेत्र में ही यदि सरकार ने इस योजना को लाई थी तो आज के टाइम में ऐसा हो गया कि 4 क्षेत्र में इस योजना को सरकार लेकर के आई है। हॉस्पिटैलिटी के बारे में समझना पड़ेगा हमको। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आखिर होती क्या है? तो अंग्रेजी का हॉस्पिटैलिटी शब्द लैटिन के हॉस्पिटलाइटिस से बना है, जो अतिथि और मेज़बान के बीच संबंध को बताता है। एक इंडस्ट्री और शिक्षा के रूप में इसकी प्रासंगिकता लगातार बढ़ते जा रही है। कोरोना में बुरी तरह प्रभावित होने के बाद भी हॉस्पिटैलिटी दुनिया में सबसे तेज़ी से उभरने वाली इंडस्ट्री है, जिसके कारण ही कई सारे करियर के विकल्प मौजूद हो जाते हैं बच्चों के लिए। होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी फील्ड मानी जाती है जिसके अंतर्गत होटल के प्रोडक्ट, सर्विस, व्यवसाय को सही और सुचारू रूप से चलाना पड़ता है। इसीलिए आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल, मैनेजमेंट स्किल, इसके साथ साथ में टीम वर्क के साथ कई
लैंग्वेज और इम्प्रेसिव पर्सनालिटी का होना ज़रूरी है। कुल मिलाकर के होटल से संबंधित जो सेक्टर है उस सेक्टर की बात यहाँ पर करी गई। कोरोना के टाइम में ये सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था क्योंकि लोगों की आवाजाही बिल्कुल कम हो गई थी। अपने देश के अंदर भी जो टूरिज्म सेक्टर है वो प्रभावित हुआ। फॉरेन से जो लोग आते थे उनकी भी संख्या हमारे देश में कम हो गई। इसके चलते चलते जो होटल हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी, पूरी ठप पड़ गई थी। 5 अगस्त तक की डेट तक यदि हम देखते हैं तो 3.67 लाख करोड़ इतने रुपए का लोन सैंक्शन किया गया था ECLG स्कीम के अंतर्गत, ठीक है, जिसको इंट्रोड्यूस करे थे हमने ताकि प्रोवाइड कर सकें गारंटी फॉर एडिशनल क्रेडिट नीड ऑफ बिजनेस। जिनका अभी चल रहा है और लगता है कि हमें बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो ऐसे लोगों के लिए गारंटी प्रोवाइड करना। ये बिजनेस प्रभावित हुआ था लॉकडाउन के चलते चलते। इसके साथ साथ में डिसरप्शन आया था सिंस द ऑनसेट ऑफ पैंडमिक इन 2020। कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि एडिशनल अमाउंट 50,000 करोड़ रुपया का, ठीक है, ये एप्लीकेबल रहेगा इंटरप्राइजेस को जो कि हॉस्पिटैलिटी और इससे रिलेटेड सेक्टर में आते हैं 31 मार्च 2023 तक। दिस सेटअप हैज़ बीन अनाउंस इन दिस ईयर्स एंड यूनियन बजट, और ये जो सेटअप था यूनियन बजट में भी इसकी घोषणा करी गई थी। इसके बाद वाली न्यूज़ आई है दिल्ली से। इसमें बताया जाता है PM 2.5 का लेवल दिल्ली का सबसे ख़राब रहा है पूरे विश्व भर में। कलकत्ता को सेकंड नंबर मिला है। स्टडी में ये कहा गया है कि जो इंडियन सिटी हैं यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है हाई लेवल का PM इमिशन, लेकिन NO2 का इमिशन थोड़ा लो देखा गया है। एक वैश्विक लेवल पर एनालाइज किया गया है एयर क्वालिटी का, जिसमें ये पता चला है कि इंडियन सिटीज़ जो रिकॉर्ड कर रही हैं पार्टिकुलेट मैटर एमिशन PM 2.5 हाईएस्ट पूरे विश्व भर में। लेकिन यदि आप ये देखोगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एमिशन में कुछ बेहतर कर पा रही हैं। एक रिपोर्ट है एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज़, इसको रिलीज़ किया गया था US बेस्ड हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा वेडनेसडे को। इसमें एनालाइज किया गया है पॉल्यूशन को, इसके साथ साथ में ग्लोबल हेल्थ इफ़ेक्ट्स को। लगभग 7,000 सिटी में इसका अध्ययन किया गया था पूरे विश्व भर में। फोकस किया जाता है 2 ऑफ द मोस्ट हार्मफुल पॉल्यूटेंट, 2 सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले कारकों के बारे में अध्ययन इसमें किया जाता है। एक है PM 2.5 और दूसरा है NOT। रिपोर्ट में डेटा यूज़ किया गया है 2010 से लेकर के 2019 तक, जिसमें ये बताया गया है कि जो ग्लोबल पैटर्न है ये दोनों कारकों का, की एयर पोल्यूटेंट्स का, ठीक है, ये इसमें हमें काफ़ी स्ट्राइकिंगली डिफरेंट देखने को मिला है इस टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है। PM 2.5 पोल्यूशन का जो ट्रेंड रहा है वो हायर रहा है, ठीक है, ऐसी सिटीज़ जो कि लोकेटेड हैं लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज़ में। ज़्यादातर जो गरीब और मध्यम इनकम वाले देश हैं वहाँ पर PM 2.5 का लेवल हाई रहा है। वहीं NO2 का जो है ना हाई रहा है अक्रॉस सिटीज़ इन हाई इनकम, लेकिन जो अमीर देश हैं वहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लेवल हाई रहा है, एज वेल एज लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज़, लो एंड मिडल कंपनीज़ की यदि आप तुलना करोगे तो दिल्ली और कलकत्ता को फर्स्ट और सेकंड नंबर की रैंक मिली है टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ के अंतर्गत, जिसमें बताया गया है कि PM 2.5 लेवल जिसको यदि हम तुलना करें दिल्ली और कोलकाता के साथ में, तो एन एवरेज एनुअल एक्सपोजर इसका कितना रहा है, वो रहा है 110 UG/M3। पार्टिकुलेट मैटर के बारे में देख लेते हैं, जिसको शॉर्टकट में PM बोला जाता है। PM जिसका मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, जिसको पार्टिकल पॉल्यूशन भी कहा जाता है। ये क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है, इसके साथ साथ में इसमें लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी हो सकती हैं एयर में। एयर में 2 चीज़ देखते हैं हम, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इसके साथ साथ में लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी हैं। लिक्विड मतलब तरल नमी वाली कुछ बूंदें भी शामिल रहती हैं एयर में।
कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी हैं जैसे कि डस्ट हो गया, डर्ट हो गया, डस्ट, डर्ट, स्मोक। डर्ट का मतलब होता है गंध, और सूट का मतलब बताया गया है कालिक, इसके साथ साथ में स्मोक हो गया, धुआं। ये कुछ इतने ज़्यादा डार्क रहते हैं कि इनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ पार्टिकल इतने छोटे छोटे हैं उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनको केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं। पार्टिकल पॉल्यूशन में इंक्लूड है PM10, PM2.5। PM10 जो होता है वो इनहेलेबल पार्टिकल्स कहलाता है, ठीक है, मतलब सांस लेते टाइम ये हमारे अंदर चले जाते हैं। इनका डायामीटर रहता है जनरली 10 माइक्रोमीटर्स का, या फिर उससे भी छोटा हो सकता है। PM2.5 पार्टिकल और भी ज़्यादा छोटे रहते हैं, ये भी इनहेलेबल पार्टिकल्स होते हैं। इनका डायमीटर रहता है 2.5 माइक्रोमीटर, और उससे भी ज़्यादा छोटे हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये 2.5 माइक्रोमीटर का मतलब आखिर है कितना। आप सोचिए, आपका एक सिंगल बाल है आपके सिर का। द एवरेज ह्यूमन हेयर इज़ अबाउट 70 माइक्रोमीटर्स इन डायामीटर। उसका डायामीटर रहता है व्यास 70 माइक्रोमीटर का, मेकिंग इट 30 टाइम्स लार्जर देन द लार्जेस्ट फाइन पार्टिकल। इसका मतलब ये हो गया, एक छोटा सा पार्टिकल है, उसका आप 70 गुना करोगे तो बनेगा बाल का डायामीटर। सोर्सेस के बारे में बताया जाता है कि कौन कौन से सोर्स हैं जहाँ से ये PM पार्टिकुलेट मैटर उत्पन्न होते हैं। कुछ कुछ एमिट होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम ए सोर्स, जैसे कि कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है, रोड यदि कच्ची रोड बिछी हुई है वहाँ से हो सकता है, फील्ड हो सकते हैं। इसके अलावा यदि कहीं पर आग लगी है वहाँ पर से भी ये सोर्स का रूप ले सकते हैं। कुछ कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में हमको दिखाई देते हैं, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के चलते चलते बनते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गए, विच आर पॉल्यूटेंट्स इमिटेड फ्रॉम पावर प्लांट, इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल्स। ADR की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है जो क्रिमिनल केसेस हैं, ठीक है, 70% ऐसे मिनिस्टर हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस का चार्ज लगा हुआ है, ADR की रिपोर्ट कहती है। 70% से भी ज़्यादा नए नए जिन्होंने शपथ ली है मंत्री के रूप में, कहाँ पर, बिहार में, हैव डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देमसेल्व्स। बिहार की ये कंडीशन बताई जा रही है। द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का ऐसा कहना है। ये लिस्ट है 23 मिनिस्टर्स की, इसमें इंक्लूड है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव। इसमें यह भी नोट किया गया है कि 32 मिनिस्टर्स, साथ ही साथ में 27 आर करोड़पतिस। इसमें से 27 मतलब 84% करोड़पति हैं।